वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी भाई बहन हमारे ऐप पर हैं सभी को एक बार हार्दिक अभिनंदन। और हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट पार्ट की, यानी कि फोर्थ पार्ट में ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? कविता त्रिपाठी जी, अनमोल यादव, वॉइस क्लियर आ रही? चलिए ठीक है। इसमें जितने भी लोग हैं ये डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इनमें सभी फोटो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, ये सभी चैप्टर हम दोबारा यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो एमपी जो पीजीटी का जो मेन एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम एमपी टेट जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, किन लोगों ने एमपी टेट क्वालिफाई किया है शायद मुझे मैसेज कर दिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी कर लिया है क्वालिफाई उन लोगों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि उम्मीद है कि अभी जो एमपी टेट हुआ था एग्जामिनेशन, इसमें जो मैं इस बैच के लोग थे उसमें से करीब करीब मुझे उम्मीद है कि 10 बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है, जहां तक मेरे पास मैसेज पड़े पड़े हुए हैं। उसमें से 10 स्टूडेंट मेरे नॉलेज में है जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। अब वो शायद मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और उनके लिए मेंस में भी हमारा ये पूरा चैनल उनकी हेल्प करेगा। जैसे कि स्मिता गौतम ने भी क्वालिफाई किया है, और इसमें शायद खेमराज ने भी क्वालिफाई किया है। जहाँ तक मुझे 2 4 5 नाम याद है, लेकिन टोटल 10 स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं जिन लोगों ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है। अगर इसमें किसी ने क्वालिफाई किया होगा तो प्लीज इस पर मैसेज डालिएगा, जिससे कि पता भी लगे कि कितने लोगों ने ज्वाइन, मतलब जो है वो क्वालिफाई कर लिया है बैच, है ना, मतलब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। और इसी को कंटिन्यू अगर एमपी टेट के करना चाहते हैं तो उन जितने भी एमपी पीजीटी के जो ऑलरेडी पहले से इस बैच में थे, जो इस बैच में ऑलरेडी पहले से थे, उन लोगों को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिएगा। 15 अप्रैल तक तो आपका ये बैच है। 15 अप्रैल के बाद आपका ये बैच जो है, जो लोग इसमें 15 अप्रैल तक के लिए जुड़े हुए वो यहाँ पर उनका जो परचेज पॉइंट है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उनको अगर आगे बढ़ाना है, हमारे साथ जुड़ना है, कंटिन्यू करना है, तो प्लीज उसे हमें मैसेज करिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कितने अमाउंट में आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी पहले से, बाकी लोग जितने न्यू हैं वो तो इसी पैटर्न पे ज्वाइन करेंगे जैसा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। चलिए ठीक है। तो जो झारखंड के बैच हैं, झारखंड के लोग हैं, वो झारखंड पीजीटी का बैच कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, क्योंकि झारखंड के एग्जामिनेशन की भी तैयारी होने लगी है। और उम्मीद है कि झारखंड का एग्जामिनेशन उषा जी वो लगभग मान के चलता हूँ कि उम्मीद है कि जुलाई के आसपास हो जाना चाहिए। जुलाई के आसपास होने की संभावना मुझे लग रही है, और यूपी पीजीटी होने की संभावना मुझे लग रही है सितंबर के बाद, यानी अक्टूबर के आसपास लग रही है। ये मेरा अपना व्यू है। अगर आपको कोई नॉलेज हो, आपको कोई जानकारी हो, तो प्लीज हमें बताने के कष्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमारा कि जो एग्जामिनेशन चल रहा, बिल्कुल शुरुआत से ही चैप्टर चल रहा था, और इस चैप्टर जो है वो कौन सा था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक था हम लोगों का, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या डिस्कशन किया था वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अभी तक, ये मैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको बना करके दे दूंगा। पीडीएफ बना करके दे दूंगा आपको, जैसे ही हम लोग यहाँ पर छोड़े थे इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और अगर मैं आपसे कहूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट पर ला करके या स्लेटर्स रूल को मैं आप थोड़ा सा समझाऊंगा, और चैप्टर को आज मैं यहीं पर क्लोज करूंगा। अगर कोई चीज नई ऐसी हो जो आपको लगती हो कि सर बताइएगा, तो फिर मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा ऐप मुझे अपडेट करना है, अपडेट करना इसीलिए डॉट आते हैं ज़्यादा, और कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा वो, है ना, वो आप परेशान नहीं होइएगा।
चलिए देखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्लेटर्स रूल को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि जब न्यूक्लियस, भाई सबसे पहले तो हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पता हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। तो मर्दन सिंह जी आप हमें बताएंगे कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। मर्दन सिंह जी बताएंगे क्या? बोलिएगा मर्दन सिंह जी, बताएंगे क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? मर्दन सिंह जी बताइए, मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूँ जी, बोलिए। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? पंकज बताएंगे आप? बताएगा कोई? मेरी वॉइस तो आ रही होगी ना, बोलिए। मर्दन सिंह जी वॉइस मेरी आ रही है? जी संजय जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलें। चलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, समय खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप अगर ना बोलने तो मना करिए कि सर हमें हमें नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं न्यूक्लियस ले लेता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियस ले लेता हूँ। जी स्मिता जी बताइए। स्मिता जी बोलिए। सर जब किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और नए इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है वो उस नए इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, और कोई खास बात? और ये खास शील्डिंग बात इफेक्ट नहीं, ये शील्डिंग इफेक्ट नहीं, ये शील्डिंग इफेक्ट नहीं, आपने जो बोला ये नहीं है मैडम, मैं भी आपको करूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ संजय बोलिए, संजय बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की, वो सर डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल। इनर, फिर से बोलिए एक बार। इनर सेल इलेक्ट्रॉन सर। अच्छा ठीक है, ठीक 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 है। शिवानी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर ये है कि जैसे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे एज इट इज मतलब जितना है जितना होना चाहिए उतना नहीं लगता, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ रिड्यूस हो जाता है। ठीक क्यों? ठीक, तो बिल्कुल वो जो इफेक्टिव होता है ना न्यूक्लियर चार्ज, वो फिर मतलब शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जिसमें से मतलब हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से कुछ माइनस होता है, ठीक जैसे वो जिसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पूरा इफेक्ट नहीं लगता। एग्जैक्ट एग्जैक्ट ठीक। सपना बोलो। जी खेमराज जी बोलिए। खेमराज बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। हाँ सर, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉनों के थ्रू आउटर सेल इलेक्ट्रॉनों का प्रोटेक्शन करना न्यूक्लियस चार्ज के अगेंस्ट, ठीक है। इसे सर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं सर। एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छी होती है ठीक। और पी और डी और एफ के कंपैरिजन में। चलिए ठीक ठीक। सर वो वीडियो का सर आपने बोला था वो मैं सर बना, ये सुबह मॉर्निंग में सर ड्यूटी चले जाता ठीक हूँ, शाम को ठीक। तो उसके कारण सर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो सर कल मैं फाइनली बना लूंगा चलिए सर, टाइम ठीक निकाल। ठीक है, ओके। उसके लिए सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। ओके ओके।
ओके सर। चलिए, सभी लोगों ने डेफिनेशन दी है, वो एग्जैक्ट दी है। मैं अपनी बात अब आपसे कह देता हूँ जिससे कि समय बिल्कुल ना खराब हो। देखिए, ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को कंसीडर कर लेता हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस करता क्या है? ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन होता क्या है, उससे पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर भी और इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं, ये इसके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। अगर मैं पूरी डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको बता सकता हूं कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक शील्ड बना देते हैं। उस शील्ड की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में है, अब मान लीजिए यहाँ पर और भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, नंबर पे ना जाइएगा, लेकिन न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर एक लेयर जो तैयार हो रही है, इस लेयर की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स डिक्रीज कर जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डिक्रीज कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग जेफ के नाम से जानते हैं। जेफ यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जेड क्या है आपको पता होना चाहिए कि जेड जो होता है वो एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है। जेड इज द एक्चुअल एटॉमिक नंबर हो जाता है। और यहाँ पर जो सिग्मा है, इसे हम लोग स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसे हम लोग स्लेटर्स कांस्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज स्लेटर्स कांस्टेंट? इस स्लेटर्स कांस्टेंट को हम लोग कहते क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगा पाएगा तो आखिरकार जिस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाल, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ कि एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मैंने सोडियम ले लिया, यानी कि सोडियम 11 ले लिया। सोडियम 11 में अगर मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 लिखा, यहाँ पर 2s2 लिखा, यहाँ पर 2p6 लिखा, यहाँ 3s1 लिखा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो ये आउटर मोस्ट जिस पे आपको स्लेटर्स कांस्टेंट निकालना है, जिस पे निकालना है जेड इफेक्टिव, उस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। ये एक नियम होता है, ये रूल है, ये स्लेटर्स रूल जिसको हम बोलते हैं वो यही है। यानी कि जिस पर कंसीडरेशन करना है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, रिमेनिंग को काउंट किया जाएगा। तो पहले तो ये जान लीजिए। अब स्लेटर्स रूल कहता क्या है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जो भी देखिए 1s इलेक्ट्रॉन की वैल्यू स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्लेटर्स रूल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और स्लेटर्स रूल क्या बताएगा कि नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर 1s इलेक्ट्रॉन कहीं पर कंसीडर किया जा रहा है तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए केवल 1s इलेक्ट्रॉन है, अगर केवल 1s इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू 0.30 काउंट की जाएगी। वैल्यू कितनी काउंट की जाएगी? 0.30 कंसीडरेशन में आती है वैल्यू। ये ध्यान दीजिएगा, केवल 1s अगर ऑर्बिटल कहीं पर है तब ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, है ना। यानी कि सिग्मा की वैल्यू हम लोग ये यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है जब सिग्मा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन ns np में यानी कि nth ऑर्बिटल में कहीं पर भी चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी nth ऑर्बिटल में चल रहा है तो nth ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिट के लिए शेल के लिए nth शेल के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, आपको शायद पता होगा 0.35 कंसीडर करते हैं। n-1 शेल के लिए n-1 शेल के लिए कंसीडर कितनी करते हैं? 0.85 करते हैं। और n-1 के बाद n-2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए एंड सो ऑन, इनके लिए जब कंसिडरेशन चलता है तो इसके लिए शायद आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जितनी भी इनर मोस्ट होती है। तो यहाँ मैं इनर मोस्ट लिख दे रहा हूँ, इनर मोस्ट यानी इसके बाद जितनी भी आएंगी इनर मोस्ट के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो वैल्यू होती है आपकी कितनी? 1.0 होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लीजिए मैंने सपोज कर लेता हूँ कि एक कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, उस एलिमेंट की शुरुआत कर देता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ तो क्वेश्चन आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर है ना, फॉर द 4s इलेक्ट्रॉन, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन?
सबसे पहले मैंगनीज का ले लो, चलो मैंगनीज 25 होता है ना। कॉपर भी ले लो, कॉपर कितना होता है, कॉपर 29 होता है। इसी तरीके से पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम 19 होता है। तो इन्हीं में 4s होगा, बाकी तो 4s होगा ही नहीं। ठीक है, पंकज जी ने लिख दिया है 0.30, 0.35 और 0.85 होता है। पंकज जी 8.5 नहीं, हाँ शायद 0.85 और लास्ट में आपने 1 लिखा है। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो इसका जेड इफेक्टिव निकालना, तो पहले हम मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 हो गया। फिर यहाँ पर आपका 3s2 3p6 हो गया। 3d आपका कितना हो गया, यहाँ पर 3d5 होता है मैंगनीज में, और लास्ट में 4s2 हो जाता है। तो अब यहाँ से हमें कंसिडरेशन करना, ये तो nth सेल हो गई, ये n-1 हो गई, देखो ये nth हो गई, ये nth हो गई, ये n-1 हो गई, और ये आपके रिमेनिंग इनर मोस्ट हो गए। तो जो जितनी भी इनर मोस्ट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 में हो गए आपके 6, 2, 8, 5, 13 यानी 13 हो गए। और यहाँ पर हमें केवल एक ही, हालांकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना पड़ेगा, एक लीव छोड़ना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन। अब तो वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे nth वाले को, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.85 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जरा हमें मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जल्दी से सब लोग बता दीजिए कितना आएगा, यानी सिग्मा कितना आएगा, इसका सिग्मा की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी। यहाँ पर बता देती सिग्मा इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 1 हो जाता है। ठीक है, सिग्मा कितना हो गया, 10 इंटू 1 हो गया। ठीक है, इधर से कंसिडर कर रहे हैं 10 इंटू 1, फिर प्लस में हो गया आपका, चलिए बाहर से ही चलते हैं, उल्टा ही लिखता हूँ नहीं तो डाउट बन जाएगा आपके लिए, आप भी कहोगे सर गड़बड़ा दिया। सबसे पहले बाहर चलिए, तो यानी कि 1 इंटू हो गया 0.35 प्लस, है ना, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा। फिर हो गया आपका 13 इंटू 0.85, ठीक है। फिर हो गया आपका प्लस, आपका हो गया 10 इंटू 1। आंसर क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू 21.240 आ रही है। चलिए किसकी आई है, 21.40, सपना ने बोला है। तो हम डायरेक्ट सपना की बात मान लेते हैं, नहीं सपना नाराज हो जाएंगी। ये हो गया आपका 21.40 आ गई। तो अब हमें जेड इफेक्टिव अगर निकालना पड़ता है, तो ये हो गया आपका मैंगनीज का 25 होता है, माइनस का 21.40 मैंगनीज। बताओ भैया इसकी वैल्यू बता दीजिए, जल्दी से वैल्यू बताइए, आंसर कितना आएगा बोले, आंसर कितना आएगा, घटा दीजिए। 3.60 आ रहा है क्या, 3.60 आ रहा है, अनमोल बोलो, अनमोल बोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बोलिए। ठीक, चलिए इसी तरीके से अगर मैं क्रोमियम की बात कर लेता हूँ, कॉपर की बात करूँ, कॉपर 29 में अगर आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, इस पे तो निकालना ही है। तो ये तो हो गया आपका, जो निकालना उसे छोड़ दीजिए, तो बचे हुए काउंट करना पड़ेगा, ये बचे हुए काउंट करने पड़ेंगे हमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा जल्दी बताइए। बचे इस पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे आपका हो गया 10 और 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बात समझ में आई आपको, नहीं। अब हमें यहाँ पर 4s पे निकालना है, तो इसको लीव करना पड़ेगा, इसे छोड़ देना पड़ेगा, और बाकी की हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो इसको छोड़ने का मतलब ये 0 कर देना पड़ेगा, तो उसे छोड़ दीजिए, हटाई दीजिए उसे, शुरुआत यहाँ से करिए। तो यानी कि मतलब हो गया, अगर चाहो तो 1 इंटू ये 0 कर दो, क्योंकि इससे हमें काउंट ही नहीं करना है, प्लस हो गया। अब 18 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, कितने से का मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0.85 से करके बताइए जल्दी से आप लोग। इसका प्लस लगा लीजिए, उसके बाद 1 इंटू 10 हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, तो 0 हो गया, तो ये 18 इंटू ये कितना आएगा बताइए जल्दी भाई, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। सिग्मा वैल्यू 25.3, सपना ने बोला 20, सपना रट रखा है क्या, 25.30।
चलिए 25.30 बोला तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव हो जाएगा आपका, जेड इफेक्टिव हो गया, घटाइए 29 होता है इसका, माइनस का 25.30 होता है, तो ये आपका 3.7 शायद आएगा। ठीक है गुलाब साहब, वेरी गुड, नाइस। चलिए गुड गर्ल। अनमोल यादव बोलिए, अनमोल बोलो भाई। इसी तरीके से पोटेशियम 19 का, अनमोल बोलिए, पोटेशियम 19 का निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जाने दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो जाएगा क्योंकि इस पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, और ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यानी कि इसको हम 10 इंटू 1 कर लेंगे, इसको 8 इंटू 0.85 कर लेंगे, और इसको हम 1 इंटू 0 कर लेंगे। आंसर जल्दी से हमें बताइए, इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो 10 हो गया, और ये आपका 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 4 68 यानी कि 68 हो गया, तो ये आपका डेसिमल यानी कि 6.8 हो गया, और ये तो आपका 0 हो गया, तो 10 और 6 यानी 16.80 हो जाएगा ये जहाँ तक मुझे याद है 16.80। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू इसकी आ गई आपकी, सिग्मा आ गया 16.80। अब यहाँ पर जेड इफेक्टिव हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो गया 19 माइनस 16.80, तो ये आ गया आपका कितना आया, ये 2.20। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। तो ये इस तरीके से हम लोग सभी की वैल्यू निकालेंगे। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, चेक करके मतलब ये सॉल्व करके मुझे भेजिएगा किसकी आपको कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना करके आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कहीं पर बना करके आंसर मुझे डालिएगा। ग्रुप ये जो है, जो लोग अब यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के ग्रुप में इसको ऐड करूंगा, बाकी सबको रिमूव करूंगा। तो क्वेश्चन नोट करिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव for the last electron in, for the last कर दे रहा हूँ, for the last electron in नंबर 1, सबसे पहले क्लोरीन एटम, नंबर 2 Cl नेगेटिव एटम, हटा दो, Cl नेगेटिव आयन ही रहेगा, Cl नेगेटिव, नंबर 3 क्या करेंगे, सोडियम का निकाल लीजिएगा, नंबर 3 सोडियम का निकाल लीजिए, नंबर 4 जो है वो Na पॉजिटिव का निकाल लीजिए। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पे चले आइए, है ना, न्यूक्लियर चार्ज निकालिए, जेड इफेक्टिव फॉर, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के उसमें आया था, उत्तराखंड पीजीटी में आया था, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ हीलियम, हीलियम पॉजिटिव, शायद ये उत्तराखंड यूके पीजीटी में, मुझे अच्छे से याद है ये यूके पीजीटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये जीआईसी का भी क्वेश्चन है, या तो नाइट्रोजन था या कुछ और था, यहाँ पर आया हुआ एग्जामिनेशन था। सर अगर डी इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल में हो तो फार्मूला कुछ अलग होता है। नहीं निशांत, अगर डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल कहीं पर आ जाती है तो n-1 डी की कंसिडरेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले में क्या है क्या नहीं, ऐसा यहाँ पर डायरेक्ट चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं कॉमन फार्मूला आपको बता दिया है, कॉमन फार्मूला बता दिया, इसको यूज करिए, गलती इसमें नहीं आएगी। जैसे तो यहाँ तो डी ऑर्बिटल में चल रहा है, तो डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n-1 वाला कंसिडरेशन करिए, 0.85 वाला, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का निकालना है तो फिर हम लोग डी वाले से पहले चलेंगे ना, n-1 डी वाले में चलेंगे, वो आगे पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है ना, चलिए, मैंने फार्मूला आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता भी दिया था, अभी हम चलेंगे वहां बताएंगे आपको, जो फार्मूला में डिफरेंस है वो बता देंगे अभी आपको। ठीक है ना, जो निशांत समझ रहे हैं, जो डिफरेंस बताऊंगा आपको। चलिए, इन वैल्यूज को आप हमें निकाल करके भेजिएगा, इन वैल्यूज को निकाल करके भेजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर अब क्वेश्चन ये तैयार होता है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है
कि सपोज कर लिए, हाँ अभी जो आपने बोला है ना कि जो डी के लिए क्या फार्मूला होता है, तो पहले ये बात हम आपको कंफर्म कर दें कि जैसे बोरॉन है, ये सब चल रहे हैं, इनमें जो डिफरेंस चल रहा है, जैसे बोरॉन का एक बार कंसिडरेशन करते हैं, कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जब आपने टोक दिया है तो कुछ एग्जांपल मुझे बताना पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोरॉन 5 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p1 आ गया, ठीक है ना। तो ये 2p1 का मतलब हुआ कि ये वाला nth सेल हो गया, ये वाले ये हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको एक को लीव करना पड़ेगा, तो केवल हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो P1 वाला है वो 2 से मल्टीप्लाई, कितनी, ये वैल्यू केवल 2 से मल्टीप्लाई होगी 0.35 की। लेकिन अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इनर मोस्ट सेल है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 की 2 से, तो जो भी आंसर आएगा उसको घटाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर आपको 1s सेल भी कंसीडर करना पड़ रहा है, तो 1s सेल कहाँ पर आएगी, तो 1s में अब आपको दिखाई दे रहा है कि अब दिक्कत आ जाएगी कि 1s है, तो इसका मतलब हुआ ये कंसिडरेशन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1s1 अगर कहीं पर चलेगा तो फिर हमें 0.30 की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। यानी कि अब हमारे पास पेच ये फंस जाएगा कि जेड इफेक्टिव अगर हम लोग निकालेंगे, तो जेड इफेक्टिव अगर निकालना है तो फिर डायरेक्ट तो आंसर यही आएगा, लेकिन अगर जेड इफेक्टिव 1s पे निकाला जाएगा तो पॉइंट, देखो अभी आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को ट्विस्टिंग करता हूँ थोड़ी सी, निशान ध्यान दो, इसी की ट्विस्टिंग करता हूँ। जैसे मान लो डायरेक्ट जेड पूछा गया, तब तो आप क्या करना, 5 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 2.40, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 2.60 आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव है ना, ऑन ऑन 1s1, जेड इफेक्टिव ऑन 1s1, तो फिर आपका मतलब हो गया, फिर 5 में से ये टोटल आपका 5 हो गया, 5 में से आपको घटाना पड़ेगा 0.30, तब आंसर हो जाएगा 4.70। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है निशांत ने कि सर क्या फार्मूला बदल जाता है, तो अब हम उस सीरीज में चलने वाले हैं जहां फार्मूला बदलने का खतरा महसूस हो रहा है। चलिए देखिए क्या पार्ट, अगर मान लीजिए कहीं पर सपोज कर लेते हैं, इफ डी ऑर्बिटल कहीं पर आ जाती है, अगर डी ऑर्बिटल कहीं पर भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, निशांत ध्यान दो, व्हेन डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, जब डी ऑर्बिटल होती है, देखें इसमें कौन कौन अभी हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, हम 22 लोग हैं, देखें कौन कौन है। वैसे मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ सभी से बात करने की, देख लेते हैं एक बार, सबसे बात कर लेता हूँ। कविता, कविता त्रिपाठी, कविता जी बताइए जरा एक बार, माइक ऑन करिए, कविता माइक ऑन करिए। नेहा जोशी माइक ऑन करिए। नेहा जोशी जी माइक ऑन करिए आप भी। कविता, हेलो। हेलो। हाँ कविता जी, ये बताइए कि आपको क्लास समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, आ रहा है समझ में, सब सही है। चलिए कुछ बताएंगे, पूछे कुछ। यस सर। चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये सिग्मा जेड इफेक्टिव यानी कि जेफ निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यस सर, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बस ये लास्ट वाला नहीं आया समझ में, ये 1s1 वाला जो देखिए आपने जब किया जब था। भी 1s निकालने, जब भी जेड इफेक्टिव 1s पे निकालना है, बाकी छोड़ दिए, 1s पे अगर निकालना पड़ता है तो फिर हम लोगों को वैल्यू 0.35 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये बताइए जैसे कि 1s2 है, तो जिस पे निकाला जाता है उसको हम लोग एक छोड़ देते हैं, तो एक छोड़ दिए तो एक ही तो बचा, तो एक ही को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से और उसको जेड में से घटा देंगे, क्योंकि जेफ इज इक्वल टू आपको पता है जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू बोरॉन की कितनी है, जेड की वैल्यू बोरॉन की 5 है, सिग्मा कितना आएगा 0.30 आएगा, वही 1 ही से तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लीव कर देंगे तो देन इट बिकम्स कितना हो जाएगा 4.70। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। यस सर, यस सर। ओके ओके, किस जगह से बिलोंग करती हो कविता?
सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। यूके पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था हीलियम वाला, अगर आपने ध्यान दिया हो तब। ठीक है ना? यस सर, यस सर, यस। हीलियम का क्वेश्चन जो था यूके हाँ पीजीटी जी। में था। पहला ऐसा, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है जहां तक मुझे याद है पेपर में, देखिएगा ध्यान से। हाँ हाँ जी। क्या नाम मैं बोल रहा था, नेहा जोशी। यस नेहा जोशी, प्लीज माइक ऑन करिए। नहीं, हाँ नेहा, नेहा जोशी जी, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ नेहा जी, ये बताइए कुछ समझ में आ रहा है आपको इस समय? नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब आप ये चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करते हैं ना तो ये ज्यादा समझ में आता है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं वो तो, ऐसे हम बिल्कुल डीप जाते हैं। नहीं वो तो इसलिए है ना क्योंकि जब भाई केबीएस का एग्जाम था तो मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों को जी कुछ जी जी। प्रैक्टिस ज्यादा कराना था। अब यहाँ पर मतलब तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म, इससे क्या होता है ना सर कि हम जैसे आज आप पढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा पहले से तैयारी करके रख लेते हैं और थोड़ा हम्म, बाद में पढ़ लेते हैं, तो हम्म, चैप्टर पूरा डीपली अच्छे से तैयार हो जाता है। ये फायदा होता है सर इससे। चलिए चलिए ठीक ठीक और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चलिए तो सर ये मेरा वाला ही चल रहा है, मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहती चलिए हूँ इसको। चलिए ठीक यूपीपीजीटी का ठीक, फॉर्म भी भरा हुआ है सर मैंने। चलिए ओके, ओके थैंक ओके ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या है निशांत जी, जो अब हम लोगों को डी ऑर्बिटल की बात करनी है कि तो इस समय डी ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, पूरा सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, द वैल्यू ऑफ इसकी सिग्मा फॉर एन इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल। अब n-1 d ऑर्बिटल के लिए होगा, है ना, ऑफ अब n-1 शेल ऑफ एन एटम। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो इसके लिए सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले तो ns का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ns का कंसिडरेशन का मतलब हुआ जैसे कि डी ऑर्बिटल का है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग जैसे सपोज कर लेते हैं स्कैंडियम का है, स्कैंडियम, है ना। अगर मान लीजिए मैंगनीज का होता है या स्कैंडियम का होता, किसी का होता, कॉपर का ही होता, इसलिए शुरुआत में हम ऐसा करते हैं मैंगनीज से ही शुरुआत कर लेते हैं, याद रहेगा। ये मैंगनीज का 25 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंगनीज का 25 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, और यहाँ 3d आपका हो गया 5 और 4s हो गया 2। तो अब जब हमें डी में निकालना है तो इससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, यानी कि इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा 3d के लिए कैसे निकालेंगे, यानी इसको हम लीव कर देते हैं। अब 3d में जिसको निकालना है उसका एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि, है ना। तो जो है नंबर ऑफ द जितने भी इलेक्ट्रॉन है 3d के, देखिए अब 3d में कितने, n-1d, यही तो है n-1d। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हम यहाँ पर 3d वाले कंसिडरेशन करेंगे, वो कितना करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही तो है यहाँ पर, यानी कि देखो सिंपल से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो यहाँ कितने बचे, 4 ही तो बचे। 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.35 से। समझना निशांत, अगर ना समझ में बताना। अब हमारे पास में बचा क्या, अब हमारे पास में रिमेनिंग बच गया, जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको सब लोग, इन जितने भी इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी का कंसिडरेशन हम डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पर ये हो गए सिंपल 6 2 8 8 और 6 आपके 14 हो गए, 15 16 17 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम लोग 0.1 से 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा जो सिग्मा निकल के आएगा तो ये तो 18 हो गया और साथ में प्लस हो गया, प्लस कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 4 पंजे 20 और 4 3 12 और 1 13 14 हो गया, यानी कि 1.40, टोटल आ गया 19.40। ये हमारा सिग्मा आ गया 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब सिंपली क्या करना, देखो बहुत बड़ा अंतर नहीं आया निशांत, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पंकज जी, निशांत, मर्दन सिंह जी देखते जाइए, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा।
तो अब जेड इफेक्टिव जब निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा बताइए जरा। जेड इफेक्टिव निकल जाएगा 25 माइनस 19.40 यानी कि 5.60 आ जाएगा। एग्जैक्ट मर्दन सिंह जी बोलिए। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोगों को डी का निकालना पड़े तो डी वाले के लिए जो भी n-1d है, जो भी n-1d उसको 0.3 उसको क्या करना पड़ेगा हमें n ये जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। उसको हम लोग nth ऑर्बिटल मान लेते हैं तो 5.60 आ जा रहा है। ऐसे ही जरा कॉपर की तरफ देख लेते हैं। अगर हम लोग कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हो रहा है। फिर लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 3d10 हो गया और 4s1 हो गया। तो अगर यहाँ पर देखता हूँ तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर भाई डी में देखना पड़ेगा, 3d में निकालना है तो 3d में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग 9 कंसिडरेशन करेंगे और रिमेनिंग हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इनर मोस्ट के वो हो गए हमारे 6 और 6 12 2 14 ये फिर 18 फिर हो गए। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई जब हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, यानी कि सिग्मा की वैल्यू जब हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे, ये वाले इमेज में 9 कंसीडर करेंगे तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे और यहाँ 18 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 18 इंटू, चलो उधर से उल्टा चलते हैं, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर 0 इंटू 1 कर देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, चलो उसे मतलब ही नेग्लेक्ट ही कर दो, 0 इंटू 1 क्या उसे नेग्लेक्ट कर दो। तो ये हो गया आपका 9 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1, यही हुआ ना। तो ये आपका हो गया, आपका ये वैल्यू आ गई 21.15 आएगी, 21.15 आ गया, ये सिग्मा आ गया। अब आपका जेफ निकालना है तो जेफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका कॉपर का 29 माइनस 21.15। मतलब सर अगर पूरे को कंसीडर नहीं किया तब, यानी पूरे को कंसीडर क्यों नहीं करोगे आप? मतलब साहब माइक ऑन करो, अपना माइक ऑन करो, तब बताएं कि पूरे को कंसीडर करने का मतलब क्या पूछना चाह रही, समझ नहीं पाया मैं। 7.85 भाई पूरे को कंसीडर तो क्यों, क्योंकि हम जिस इलेक्ट्रॉन पर जेफ निकालते हैं उस इलेक्ट्रॉन को लीव कर देते हैं, जिस पे हम लोग जेफ निकालते हैं उसको लीव कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस पे जेफ निकालते हैं, मान लो 3d के एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना तो एक को छोड़ दीजिए, तभी तो 9 कंसीडर करोगे, ठीक है ना, तभी कंसीडर करोगे, नहीं तो जेफ ही नहीं निकलेगा। जिस इलेक्ट्रॉन पे एक्सपीरियंस होता है उसी पे ही निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसी तरीके से आप किसी पर भी निकालिएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जी गुलाब साहब बताओ क्या कह रही हो, तुम्हारी बात समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो बोलिए, माइक स्कोर बहुत हो रहा है, बोलिए। सर, ये कह रहे थे ना जैसे कि आप बताएं पूरे को कंसीडर करने के लिए, अगर हम n-1 सेल n-2 सेल्स इस तरह से कंसीडर करेंगे तो आंसर सेम होगा? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अगर मान लीजिए जो ये बता रहे हैं उस तरीके से भी आंसर सेम, लेकिन ये सिंपल ट्रिक है, बहुत जल्दी आप इजी वे में निकाल लेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोगों ने आज ये सीख लिया। अब मैं आपको पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत न हो पीजीटी के एग्जामिनेशन में। फिर हम लोग कल पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व करेंगे, परसों आपका टेस्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, आपका पूरा टेस्ट रहेगा। हेलो, हाँ निशांत बोलिए निशांत। बोलिए। हेलो, हाँ बोलो सर। एक बार जैसे आपने टी ऑर्बिटल के लिए बता दिया सर, एक बार क्लोरीन के लिए बता दीजिए, पी ऑर्बिटल वाले के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम बताओ कैसे निकालो, बस हमें बताओ, हम बताएंगे। सर जैसे मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसमें भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो अंदर वाले जो सेल्स होंगे उसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा पी ऑर्बिटल के लिए? हाँ, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उनमें भी 1 से ही मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर आप पूछना चाहते पी का निकालना है
ठीक है, तो जी। एक बार एक काम ये करिए कि p ऑर्बिटल के बाहर वाले को nth मान लीजिए, है ना, उसके बाद n-1 मान लीजिए, और n-1 में जितने भी उसके बाद जितने भी इनरमोस्ट बचेंगे वो सब फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इजी वे में निकालिएगा और निकाल के मुझे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है। फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अब जैसे ये कह रही है, सपना कह रही है कि सर Cu प्लस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, वो तो आनी ही आनी है, ठीक है। क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि Cu के ऊपर एक प्लस लगा दिया आपने, देखो ध्यान से, ये आपने Cu के ऊपर प्लस लगा दिया। जैसे ही Cu के ऊपर प्लस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली 4s तो खत्म हो जाएगा। अब जब 4s, हाँ, जेड इफेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, 4s तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास 3d10 बचेगी, और 3d10 जब बचेगा तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पे जेफ निकालना पड़ेगा जो थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, इसलिए ये वैल्यू डिफर आ जाती है। तो ठीक है, निकाल करके आप भेजिए, हम उसको चेक करेंगे। सपना निकाल के भेजोगी? चलिए, अब एक बात इन्होंने पूछी है लुमना में, सर नोडल प्लेन बता दीजिए, नोडल प्लेन क्या होता है? तो वो नोडल प्लेन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिरकार नोडल प्लेन होता क्या है और निकाला कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि नोडल प्लेन जो होता है वो निकाल लोगे Cu प्लस का? पहले सपना ये बताओ, Cu प्लस का निकाल लोगे? दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलिए सपना जल्दी से। चलो ठीक, निकाल लोगे? निकाल के मुझे व्हाट्सएप करना, निकाल करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा तो मैं समझूंगा कि आप निकाल पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे क्लोरीन का भी लॉ बता ही देता हूँ, हाथ नहीं पता लगा बाद में, ये इसका भी निकाल के बताइएगा, क्लोरीन का भी मुझे निकाल के भेजिएगा। लेकिन क्लोरीन का अगर चाहो तो हिंट दे सकता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना, ये होगा ना क्लोरीन का। अब ये क्लोरीन का जैसे मैंने भी पीछे एग्जांपल आपको दिया है, अब इसमें अगर आपको निकालना है तो वैसे आपको पता है, ये हो गई कंडीशन, ये आपका 3 सेट हो गया, ये 2p का सेट हो गया, और ये आपका 1s का सेट हो गया, ये एक सेट बन गया अब आपके। इसका मतलब हुआ कि अब हम क्या, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना इसे nth मान लो, तो nth वाले को मल्टीप्लाई 0.35 से करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, इसको हमने 85 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दीजिए, निशांत इसका एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दीजिए। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दो, कितने बचेंगे, यानी कि 5 2 7 6 ही बचेंगे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास केवल कितने बचेंगे, 6। वैसे तो हमारे पास 7 हैं, लेकिन इस समय पर बस 6 ही बचेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 6 और 2 8, यानी कि 0.85 इंटू 8 कर लीजिए, और प्लस में जाइए फिर 1 इंटू 2 कर लीजिए, आसानी से पूरी वैल्यू सिग्मा की निकल आएगी। घटा दीजिएगा, आंसर आपका 6.1 आएगा, यानी कि ये आएगा 17 माइनस 10.90, जो आ जाएगा आपका 6.10 आ जाएगा। निकाल लोगे अब जेफ? ये जेफ हो गया हमारा क्लोरीन का, निकाल लोगे ना। ऐसे ही अब आपके मन में आ रहा है कि सर Cu पॉजिटिव का निकाल करके देखिए, तो ये Cu पॉजिटिव वाला तो अब हमें सपना ने टोका है, तो सपना ही बताएंगे। सपना बताओ कैसे निकालेंगे Cu पॉजिटिव का, हम भी सीखें आपसे कुछ आज। Cu का हमने निकाला था, कितना आ रहा है, Cu का कितना आ रहा है? कैसे आएगा सपना, कैसे आएगा, बोलो कैसे आएगा? 8.05 बताओ, हम भी सीख लें आज, कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं आपसे। माइक ऑन करिए, फिर बताइए, माइक ऑन करके बताइए, मैं भी टेस्ट ले लेता हूँ दोबारा। मान लो मुझे नहीं आता है, अपना माइक ऑन करो। सपना मुझे पढ़ाओ आज थोड़ा, देखें जी। हेलो, हाँ सपना, पढ़ाई कराओ मत, बोलो कैसे निकालते हैं। सर मैंने तो वो जो 3D10 वाला है ना, उसको 9 माना। ठीक, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3s2 3p6 को 8 इंटू 0.85।
फिर 1s2 2s2 2p6 को 10 मान के उसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन किया। हाँ सर, मैंने ऐसा कर दिया। नहीं तुमने सही कर दिया, मैंने गलत कर दिया। मैंने ये 2p भी कंसीडर इसी में कर दिया ना। हाँ सर, आपने पहले तो ऐसा ही सिखाया था, हम तो ऐसे ही कर। नहीं मैंने यहाँ मैंने पूरी लाइन खींच दी है। ओहो, अभी तो मैं कहूँ मैं गलती कहीं हुई है मुझसे जी, इतनी वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है? जी सर। मुझे तो गुस्सा मत हो, तुमने तभी तो मैं टोक रहा था तुम्हें कि कहीं गलती हुई है। देखो ये वैल्यू यहाँ से, ये 3D वाली की वैल्यू थी ना, ये 3D की वैल्यू। माइक ऑफ करो, ठीक है, सही कह रही हो, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ 1s ठीक है, वो सही कह रही हो, वो हमने पूरा कंसिडरेशन कर दिया था। चलिए अब देखो, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि हम लोगों को ये वाले इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन करने पड़ेंगे। 3D में कितना बचा, हमें 9 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ध्यान दो। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो गया, पहले हम कॉपर का देखें, ये 0 हो गया, तो ये तो वैल्यू हमारी हटा दो, ये इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर दीजिए आप। अब नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब हमने क्या करना है, इसे भी मिटा देते, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन बच गए, इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब 3D 4s पे जब निकालना है, इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन ये होगा, और यहाँ पर भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा पूरा। तो 10 और 8 18, यानी कि 8 ये हो गया, तो हम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये 18 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, बताइए। ये 18 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके 0.35 से। एक बात यहाँ कर लीजिए, फिर वो मैंने जो ध्यान नहीं दिया था वो ये था कि ये 10 बचे, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितने से, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 10 हो गई, प्लस ये आपकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 और 18 54 54 54 9 63 हो गया, यानी कि 63 हमने ऐसे लिखा। तो ये 6.3 एक बार चेक भी कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 16 पॉइंट कुछ आ रही है क्या, 16 पॉइंट कुछ आ रही है। 18 की मल्टीप्लाई फिर हमने गलत की लग रहा, 18 की मल्टीप्लाई 8.5 से, सॉरी क्या हो गया, दिमाग डाइवर्ट कर गया क्या, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करिए। 18 पॉइंट ये हो गए, क्योंकि n-1 है, और n-1 में हम लोग 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से करेंगे, ये हो गया आपका 10 × 1 से, सॉरी ये हो गया आपका 10 हो गया, और ये 18 पंचे 90 है ना, कितना आ रहा है जरा चेक करके बताओ, 19.95 आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ गया गुलाब साहब, बाई चांस मैंने 3.5 लिख दिया, तो 19.95 आ रहा है इनका कहना। चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूँ, तो इसे मैं 19.95 ही लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट 19.95, वही गलती मेरी हो रही थी। लेकिन ये 19.95 आएगा, प्लस इसमें 10 करना पड़ेगा, तब भी गलत हो रहा है आंसर। तो मेरा 3.57 दिया हुआ है, गलती क्यों हो रही है? एक बार चेक करिए गलती क्यों हो रही है। मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, एक रुक जाइए बस 1 मिनट। गलती आप करवा रहे हैं या मुझसे हो रही है? या तो मुझसे हो रही है या आप करवा रहे हैं, मैंने चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जरा सा डाउट हो गया, तो मेरे मन में भ्रम चल गया। 10 हो गया प्लस 18 × 0.85 15.3, रुक जाइए परेशान ना होइए, 25.3 आ रही भाई साहब, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो जेफ जो आएगा हमारा, हमने कैलकुलेशन कर ली है, जेफ जो आएगा वो आएगा 29 माइनस 25.3। चलिए ठीक है, नहीं संजय जी, संजय वो सही है, मैं 4s पर निकाल रहा हूँ इस समय, यहाँ पर हम 4s पर निकाल रहे हैं, इस समय। वो पहली वैल्यू गलत थी, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पहली वैल्यू गलत हो गई थी, इसलिए बाद में निकालेंगे 3D पर। देखिए ये पहले हम 4s पर निकाल रहे हैं, 3D पर बाद में निकालेंगे। तो ये अब आंसर हमारा एग्जैक्ट आया 3.7
0। अब आया आंसर, वो 9 पॉइंट आ गया था ना, वो गड़बड़ आ रहा था खेमराज। 17 लेना होगा तो बाद की बात है, 17 तो हम बाद में लेंगे, वो तो अभी तो इतना लेना पड़ेगा। अब हमारा क्या करना है, अब Cu पॉजिटिव पर निकालिए, अब Cu पॉजिटिव पर निकालिए। अब Cu पॉजिटिव का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 और इसके बाद आ गया आपका 3d10। समझ रहे हैं मेरी बात नहीं? और उसके 4s1, तो इसे तो कट कर दीजिए क्योंकि इस पे निकालना है 3D पर, है ना। तो 3D पर जब निकालना पड़ता है तो ये बात ध्यान दीजिए, 3D जब आप कभी भी निकालिएगा 3D पर, है ना, कभी भी 3D पर निकालिएगा तो उस समय उसमें कंसिडरेशन करिएगा, बची हुई रिमेनिंग ऑर्बिटल को अलग कंसिडरेशन दीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 3D पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को तो हटा देना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को हटा देना पड़ेगा। इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 9 कंसिडरेशन करने पड़ेंगे और ये वैल्यू आपको अलग ले जानी पड़ेगी और ये वैल्यू आपको एक साथ कंसिडरेशन पर करनी पड़ेगी, इसीलिए फिर आंसर वेरी कर जाएगा, है ना। तब अब आंसर वेरी कर जाएगा, अब आंसर वेरी कर जाएगा आपका। ठीक है सपना, अब इसी वे में निकाल लेना तो आंसर अब आसानी से आ जाएगा। 3D के लिए क्या हो जाएगा, 3D के लिए ये वाला तो आपका 9 हो गया और ये वाले भी वही इलेक्ट्रॉन, एक n-1d के इलेक्ट्रॉन है, n-1d के इलेक्ट्रॉन कंसिडरेशन कर लेना और ये nth ऑर्बिटल जो इनर मोस्ट होती है, ये इनर मोस्ट में कंसिडरेशन कर लेना। तो ये इनर मोस्ट पर कितना बचा, इनर मोस्ट हमारा सब चला गया, सब चला गया, तो फिर इसका मतलब हुआ कि अब हमारे लिए खतरा हो जाएगा, यहाँ पर अब वैल्यू आएगी जो हम लोग निकालना चाह रहे थे डी के लिए। देखो अब हम लोग सही थे, अब हम लोग सही थे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 इंटू 1 हो गया, 18 इंटू आपका ये 1 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और ये आ जाएगा 0.35 इंटू 9, इसीलिए ये वैल्यू अलग आ जाती है, इसीलिए वैल्यू अलग आ जाती है। सपना चेक करके एक बार मुझे भेजिएगा, चेक करके एक बार मुझे भेजिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्रोमियम पॉजिटिव की भी मुझे भेज दीजिएगा, एक हमारा जिंक डाई पॉजिटिव के लिए भी भेज दीजिएगा। इन दोनों की डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी सॉल्व करके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ग्रुप में डाल दीजिएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया। अब किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, इसे मैं डिलीट कर दूं, इस किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं वो हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, सबसे पहले तो इस तरीके के कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैंने नोट किए हैं, बाकी पीडीएफ तो लगाऊंगा, उसको टेस्ट भी दूंगा। सबसे पहले ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ द हाइट ट्रांजिशन जितनी भी है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन, हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, is 9.21 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द corresponding लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम। इस तरीके का क्वेश्चन पीजीटीज में खूब आता है। संजय जी, इस तरीके का क्वेश्चन पीजीटीज में खूब आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, 1 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है वही RH इंटू जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 1 ये हो गया आपका 90 कितना है, 9.21 दे रखा है, 9.21 नैनोमीटर है। इसे 9 इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो नहीं नैनोमीटर में चाहे तो नैनोमीटर में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नैनोमीटर में चाहे और नैनोमीटर में रख दीजिए, तो ये 9.1 ही रख दीजिए इंटू जेड, ये हो गया आपका RH की वैल्यू कांस्टेंट कर दीजिए। तो RH की वैल्यू जो है RH ऐसे ही रख लीजिए क्योंकि कंपेयर करना ना हीलियम से, तो
तो RH की वैल्यू तो एज इट इज रखिए इंटू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर रख दीजिए, और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका हीलियम का, और यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर है हो ही गया, तो यहाँ पर रख दीजिए 1, और यहाँ 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये कर दीजिए। तो यहाँ लैम्डा हीलियम का आ जाएगा और अपॉन में लैम्डा हाइड्रोजन का आ जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर हाइड्रोजन का, यहाँ जेड स्क्वायर हीलियम का, तो ये हो गया आपका 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का मतलब हुआ कि लैम्डा हीलियम जो आएगा वो लैम्डा हीलियम का मतलब हुआ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो लैम्डा h हो गया, ऊपर चला जाएगा, z की वैल्यू 1 होगी, डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो लैम्डा हीलियम की वैल्यू आ गई, लैम्डा हीलियम इसकी वैल्यू को यानी कि ये वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन एटम की 9.21 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आंसर निकाल लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको जरूर करने हैं। ये क्वेश्चन मान के चलो कि अक्सर पीजीटी के एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इस पे जो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार ये वैल्यू इसके इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते। एक क्वेश्चन ये भी पीजीटी में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, सॉल्व भी करता जा रहा हूँ, फॉर क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा, क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, for an electron if uncertainty in velocity, तो ये तो लॉ पूछा है, चलो if ये क्वेश्चन आया हुआ है, if uncertainty in velocity is, तो फार्मूला ये मैंने ध्यान नहीं दिया, is डेल्टा v and uncertainty in position is delta x is given by, अब आपको लॉ पूछ लिया गया है, लॉ पूछ लिया गया, ठीक है। लॉ देखिए क्या आ रहा है, लॉ जो आ रहा है वो लॉ आएगा आपका, अनमोल आप वैल्यू 2.30 किसकी बता रहे हो, थोड़ा बता दो वैल्यू किसकी बता रहे हो आप। ये आ गया आपका, ये वैल्यू निकाल दीजिए आप। ऑप्शन दे रखा है ए पार्ट, ए दिया है ऑप्शन h/4 पाई डेल्टा वी दिया है, बी ऑप्शन दे रखा है इसका 4 पाई/hm इंटू डेल्टा वी दिया है, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है आपका h/4 पाई m डेल्टा वी दिया है, और डी ऑप्शन दिया है 4 पाई m/h इंटू डेल्टा वी। बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। अच्छा, लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही, लैम्डा की वैल्यू मैंने तो 4 निकाल दी है। अच्छा, डिवाइड करके आपने निकाल दी होगी, चलिए मैंने शायद नहीं डिवाइड की थी। 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, कुछ आ रही 4 दूनी 8 ही समथिंग आएगी, ठीक है। इसमें बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। आपको पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू h/4 पाई। इसके टर्म में लिखना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये m नीचे ले आइए, h/4 पाई इंटू m भी नीचे चला गया, डेल्टा x, यानी यही सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। एक क्वेश्चन इस कैटेगरी का भी पीजीटी में खूब आता है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 3, ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग set of quantum number is correct for 4f इलेक्ट्रॉन। 4f इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +4, s इज इक्वल टू +½ बी ऑप्शन दे रखा है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू -½
सी ऑप्शन दे रखा है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू +½ डी ऑप्शन दे रखा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू +½ चलो कोई बात नहीं, पहले इसका बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? देखो अगर L 3 है तो M तो 4 नहीं हो सकता, गलत। अगर N 4 है तो L भी 4 नहीं होगा, ये भी गलत। N 3 है L 2 है तो M तो 2 - 2 हो सकता है, पॉसिबल है ये वाला। ये देखिए N 4 है तो L 3 हो सकता है, M +1 भी हो सकता है। इसमें से कौन सा सही है? सी। और ये डी ऑप्शन क्यों नहीं गलत है? डी बताइए क्यों? डी क्यों नहीं है? डी क्यों नहीं है? आंसर ये सही है और ये गलत है, ये क्यों नहीं है? ये आंसर क्यों नहीं? यस एग्जैक्ट। निशान ने 4F के लिए पूछा है, इसीलिए 4F में यही कंसिडरेशन पॉसिबल हो सकता है। सही तो ये भी है लेकिन ये 4F के लिए नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, कल क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। बाकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्वेश्चंस करिएगा ध्यान से और मुझे भेजिएगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो एक बार कल हमसे जरूर पूछिएगा, डाउट मन में बिल्कुल नहीं रखिएगा। क्वेश्चन की सीरीज पूरी कल कराएंगे हम आपसे और आप पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF में लगा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड नाइट।